Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायो का सेकंड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने पहले की क्लासेस में बेसिकली बात कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस, oogenesis वाले कॉन्सेप्ट में पिछली वीडियो में ही आपने देखा होगा। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार में बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। एनसीईआरटी में जो आपके ग्राफ दिए हैं वो ग्राफ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके 4 हार्मोन्स के बारे में बताया गया है, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका क्या फंक्शन है, कब ये सबसे पीक पे होते हैं, कब ये सबसे डिक्लाइन पोजीशन में होते हैं, ये सारी बातें हम आज करेंगे। उसके साथ ही हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट कैसे होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिकली क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल्स को होते हैं जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा एक चीज़ और है, पीरियड्स का होना हमारी सोसाइटी में बेसिकली लड़कियों को इस बेसिस पे बहुत जज किया जाता है। हालांकि ये हमारे कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि हम कितनी कहते हैं ना बहुत लो थिंकिंग रख रहे हैं, वो चीज़ बताता है। एक्चुअल में किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हो रहा है, दिक्कत तब होती है। अगर वो हो रहा है इट मीन्स वो इंसान या वो फीमेल क्या है, पर्टिकुलरली हेल्दी है हर तरीके से, रिप्रोडक्टिव से भी, अपनी हेल्थ को लेके भी, हर तरीके से वो क्या है, हेल्दी। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी है, इरेगुलर है या नहीं हो रहा तो दिक्कत होती है। तो बेसिकली जो सोसाइटी जज करती है वो जज करने का तरीका गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता कि गंदे खून होते हैं, ये बहुत सारी आपने सुनी भी होगी। इनफैक्ट आसपास में बहुत सारी चीज़ें खुद लेडीज़ ऐसी बात करती है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी थिंकिंग को क्या करना है, चेंज करना है। अगर हमारी नॉलेज परफेक्ट रहेगी तो अपने आप थिंकिंग चेंज हो जाएगी। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल है, फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है, वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही नॉर्मल भाषा में हम पीरियड्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन कब होता है, जब फीमेल पहुंचती है कहाँ पे, प्यूबर्टी की एज पे। पिछली क्लासेस में हमने बेसिकली oogenesis में पढ़ा था कि जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में हालांकि वो अरेस्ट होकर रह जाता है, लेकिन उसका शुरुआती क्या होता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जो फेज में आके रुका, प्रोफेज फर्स्ट में आके रुका, उसके बाद की जो चीज़ें हैं, आगे की जो लाइफ साइकिल है, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, जब मेंसेस आएगा, पीरियड्स आएंगे, ठीक। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मिनार्क। मिनार्क क्या है, जब किसी लेडी को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल अटेन करती है तो उसी को हम कहते हैं मिनार्क, ठीक। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक तरह की साइकिल है। ये नहीं है कि ये एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन से बंद, काम खत्म इसका, नहीं। ये 28 डे की रेगुलर साइकिल है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इम्प्लांटेशन के टाइम, बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जब वो यूटेराइन वॉल पे अटैच होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 3 वॉल होते यूटेराइन के, एक सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, अंदर उसके नीचे यानी मिडिल साइड में क्या होता है, मायोमेट्रियम, और सबसे नीचे क्या होता है, इंडोमेट्रियम। तो यही इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है वो बेसिकली खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो बेबी को प्रॉपरली सिक्योर करके रख सके। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट एम्ब्रियो का तो चांस ही नहीं है। तो उस सेंस में क्या होगा, यही इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो टूट टूट के वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। फॉर फर्टिलाइज्ड एग, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द यूटरस लाइनिंग यानी इंडोमेट्रियम इज शेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। कौन सी यूटेराइन की कौन सी वॉल जो है वो शेड हो रही है, इंडोमेट्रियम। कब शेड होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेसिकली क्या होती है, सिक्योर होके वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल ऑफ 28 डेज। अब हमारी एनसीईआरटी में क्योंकि 28 डेज लिखा है इसलिए हमें 28 डेज ही पढ़ना है। हालांकि ये फीमेल में कभी कभी 30 डेज 32 डेज के अकॉर्डिंग भी चलती है, ठीक, तो इसमें घबराने वाली जैसा कोई बात नहीं है। एवरेज जो देखा जाता है वो 28 डेज है। किसी किसी फीमेल में क्या होता है 30 या 32 या मैक्सिमम 35 डे के लगभग ये रिपीट करता है, तो वो साइकुलर फॉर्म में चल रहा है, बस इससे मतलब है, ठीक। ओवम इज रिलीज इन द मिडिल यूजली 14th डे। ओवम कब रिलीज होता है? मिडिल में, तो 28 का मिडिल डे क्या आएगा? 14 डे। उसी को कहते हैं क्या? ओव्यूलेशन। जैसे ही ओवम रिलीज हुआ उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज फॉलोइंग फेजेस। इनके कुछ फेजेस है, नियर अबाउट जो मेन इंपॉर्टेंट फेजेस हैं वो 4 है। पहला फेज जो ब्लीडिंग फेज होता है उसी फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। दूसरा है क्या? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कब आता है? ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। ओव्यूलेशन का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और ओव्यूलेशन के बाद वाले फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। बात करते हैं ये फेज आखिर है क्या। तो सबसे इजी तो इसमें से ओव्यूलेटरी फेज है। जैसे ही ओवम रिलीज हुआ 14 डे पे वही फेज हमारा क्या कहलाएगा? ओव्यूलेटरी फेज। बाकी के ये 3 जो है वो हम देखते हैं। इस डायग्राम की बेसिकली बात करेंगे लेकिन पहले थ्योरी समझने के बाद। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज जिन्हें कहते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला फेज है। और कब तक रहता है? 3 से लेके 5 दिन तक, ठीक है, वेरी करता रहता है। 3 to 5 डेज एवरेज इसका लेके चला जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, इट लीड्स टू द ब्लीडिंग और कम्स आउट थ्रू द वजाइना। इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो टूट के वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। इट अकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ये तभी पॉसिबल है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 चीजें कहानी याद है। पहला तो ये फर्स्ट फेज है, दूसरा कितने से कितने दिन तक रह सकता है? 3 से 5 डेज तक। और तीसरा चीज क्या है कि ये इसमें होता क्या है कि इंडोमेट्रियम वॉल की जो लाइनिंग होती है वही रप्चर होकर क्या होती है? वजाइना के थ्रू बाहर जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी ऐसा पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर नहीं होगी, ठीक। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज का नाम मेंस्ट्रुअल फेज का तो साइकिल समझ में आया, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज उसको क्यों कहे? क्योंकि वही ब्लीडिंग फेज है। अब ये फॉलिकुलर फेज का मतलब फॉलिकल, क्या कौन सा बनेगा? फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब ग्राफियन फॉलिकल, ठीक, याद रखते हुए चलना है। बोले ना नाम में ही सब कुछ याद रख लो, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं जाना है। जितनी कोशिश करो नाम से याद रखने की कोशिश करना है। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट बाद क्या आएगा? फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल जो बनी थी याद है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी फॉलिकल में क्या था? प्राइमरी oocyte। तो जो प्राइमरी फॉलिकल थी वो किस में कन्वर्ट होगी? ग्राफियन फॉलिकल में। और जो इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर थी वो क्या करेगी? रीजनरेट थ्रू पॉलीफरेशन, ठीक है। इंडोमेट्रियम वॉल रीजनरेट करेगी पॉलीफरेशन के थ्रू। अब जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जिनका नाम है LH एंड FSH, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या होगा? इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन आता है कि LH और FSH किस फेज में इंक्रीज करते हैं? तो फॉलिकुलर फेज में। एंड स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल के डेवलपमेंट में, एज वेल एज एस्ट्रोजन आल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल। उस जो फॉलिकल बन रहा है उसमें कौन से हार्मोन बेसिकली हेल्प करते हैं? LH और FSH। अब जैसे ही फॉलिकल बना वो अपना एक अलग तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। LH एंड FSH अटेन पीक्स इन द मिडिल ऑफ साइकिल, जो कि है 14th डे। जैसे ही 14 डे पे इनकी पीक लेवल स्टार्ट हुई वैसे ही क्या होगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH
दैट इज LH सर्ज। LH का बार बार इतने हाई अमाउंट में जब सिक्रीशन होता है तो उसकी जो बेसिकली, अगर आप ये ग्राफ समझो तो अगर FSH यहाँ पे है तो LH की जो पोजीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, LH सर्ज। इंड्यूस ग्राफियन फॉलिकल टू रप्चर एंड रिलीज ऑफ ओवम। बेसिकली ओवम में अब आपको समझ में एक चीज़ लानी है, LH और FSH दोनों का ही रोल है, किसके लिए, ओवा के सिक्रीशन के लिए, लेकिन ज़्यादा कौन हेल्प करता है, ज़्यादा हेल्प करता है हमारा LH, ठीक है, इसीलिए LH सर्च के बारे में हमको पढ़ना है। ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज तो 14 डे को ओव्यूलेशन रिलीज हो गया, ओवा रिलीज हो गया, उसी को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है, नाम में ही खेल है। ल्यूटियल कहाँ से आया है, कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है, कार्पस ल्यूटियम बेसिकली हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल बना था, ठीक है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल था, अब मान लो अगर ये ग्राफियन फॉलिकल है, या हम यहाँ पे बनाते हैं, इसके अंदर क्या है, ओवा। अब ये क्या करेगा, रप्चर करेगा खुद को, ओवा क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये जो ओवा रिलीज हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल अब बचा, ये ग्राफियन फॉलिकल किसका काम कर लेगा या किसके फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की बॉडी होती है जिसके फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म खुद को कर लेगा। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन क्या आएगा, एस्ट्रोजन कब सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट हो रहा है, जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है तब क्या सिक्रीट होता है, तब सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ग्राफियन फॉलिकल्स जब बेसिकली बन रहे थे तो क्या सिक्रीट हुआ, एस्ट्रोजन, और जब ग्राफियन फॉलिकल किसी और का रूप मतलब कार्पस ल्यूटियम का रूप लेता है तो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। विच इज, फंक्शन याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी है। अब आप सोचो, अगर बॉडी में हम लगातार प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाते रहें तो वो क्या कर रहा है, इंडोमेट्रियम को सिक्योर कर रहा है। तो क्या किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अटेन होगी, अगर किसी फीमेल की बॉडी में हम बाहर से या उसकी खुद की बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता जा रहा है तो क्या उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अटेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, वो इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करेगा, सिक्योर करके रखेगा, उनके ऊपर कोई भी आँच आने नहीं देगा, टूटने से हमेशा बचाएगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही हाई हो जा रहा है तो इंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी, डैमेज ही नहीं होगी, और जब डैमेज नहीं होगी तो आगे की कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। एंड डज नॉट शेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन का, फॉर एग्जांपल कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक, उस लेडी के प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्यों, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, इंडोमेट्रियम वॉल पे अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो क्या होगा, बेबी। इसीलिए फीमेल्स को बेसिकली देखा जाता है 2 से 3 महीने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली थोड़े हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अबॉर्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, कार्पस ल्यूटियम ग्रो फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ग्राफियन फॉलिकल इतना सा था, उसने रप्चर करके ओवा को बाहर, अगर वो इतना सा हुआ तो वो हमेशा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ता रहेगा, ठीक है, और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। यही मेन वजह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप हो जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई का हाई ही रहता है, लो वो होता ही नहीं है, ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करने लगता है। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम था वो क्या होगा, उसकी साइज छोटी से छोटी होती जाएगी, और फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद वो बिल्कुल गायब, और जैसे ही उसका लेवल डाउन
हार्मोन्स का लेवल यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से कंटिन्यू। Hence, progesterone level get decreased, which cause disintegration of endometrium leading to the menstruation। ठीक है, menstrual cycle अब क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, स्पर्म का फॉर्मेशन एक मेल पर्सन में कंटिन्यू होता रहता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होके कंटिन्यू, लेकिन ओवा जो है ओव्यूलेशन, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लिमिटेड एज तक ही होता है। नियर अबाउट हमारी एनसीईआरटी में दिया है 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, सिर्फ 50 साल तक की एवरेज एज देके लिखा है। हालांकि अब इसका एज जो गैप है वो कम हो गया पहले से, खाने पीने का बेसिकली इशू है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नंबर क्या दिया है 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर्स के अप्रॉक्स क्या होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, मीनोपॉज। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो मिनार्क, और सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। अब हम समझते हैं हमारा ये ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देखो, ये क्या था, मेंस्ट्रुएशन फेज यानी ब्लीडिंग फेज दिख रहा है रेड रेड कलर का, ठीक। अब क्या हुआ, इसके जस्ट बाद क्या आया था, फॉलिकुलर फेज यानी ये फेज। इस फेज में क्या था, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था, और उस टाइम कौन से दो हार्मोन का लेवल हाई हो रहा था, LH और FSH दिख रहा है। ये अगर आप यहाँ पे जाओ तो LH और FSH ये 13 डे है, तो यहाँ पे कहीं 14 डे होगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, LH और FSH का लेवल हाई। आप ये लाइन जो दिख रही है ये FSH की है, और ये लाइन जो दिख रही है वो LH की है। FSH के कंपैरिजन में LH की जो बेसिकली ग्राफ है वो ऊपर है, वेव उसका ऊपर है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, LH सर्ज, ठीक। अब ये कब हुआ, 14 डे, किस फेज में हुआ, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल रीजनरेट होता है आफ्टर या थ्रो पॉलिफरेशन। इनके जस्ट बाद क्या होगा, ओवल्यूशन यानी ओवल्यूटरी फेज। अब ये ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, ओवा को रिलीज कर दिया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल खुद को किस में चेंज कर लेगा, कार्पस ल्यूटियम में, और इसी फेज को क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज कहते हैं, क्यों, क्योंकि सिक्रीशन करता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। अब आप देखते जाओ, ये येलो बॉडी ही क्या है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक। अब ये कार्पस ल्यूटियम की साइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे देख रहे हो आप साइज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर इसकी साइज कम होती जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही बिल्कुल गायब, वैसे ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम की साइज और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में और ज़्यादा मेंटेन रहे, ठीक। ये थी हमारी बेसिकली ग्राफ की बात। LH और FSH कब होंगे, फॉलिकुलर फेज में, ठीक। किसकी वजह से ओवल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, LH हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कब हाई है, जब ग्राफियन फॉलिकल बना। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कब हाई था, जब कार्पस ल्यूटियम बना, ठीक। सारे के सारे याद हो गए, चारों जो हार्मोन्स हैं उनके कब सिक्रीशन हाई पे हैं, कब वो सबसे कम पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो किस प्रोसेस से होगा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस, सीमेन इज रिलीज बाय पेनिस, ठीक है। सीमेन क्या होगा, पेनिस के थ्रू रिलीज हो जाएगा इनटू
वजाइना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना इज इंसेमिनेशन। हमने सबसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट टर्म याद कराए थे, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, इंसेमिनेशन मतलब एंट्री ऑफ या ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइनल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो मोटाइल स्पर्म जो था वो क्या करेगा? स्विम रैपिडली एंड पास थ्रू द सर्विक्स एंड एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा वो? फैलोपियन ट्यूब के पास। फैलोपियन ट्यूब के भी कहाँ पे? 3 पार्ट थे फैलोपियन ट्यूब के, कौन कौन से? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ठीक, तो वो पहुंचेगा कहाँ पे? जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्प्यूला, जिसको बोलते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक, फैलोपियन ट्यूब के पास गया। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट थे, तीनों में से किनके पास जाएगा? जहाँ पे एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन था, जुड़ाव था। ठीक, अब वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमारा ओवा कलेक्ट कौन करता है ओव्यूलेशन के टाइम? फिम्ब्रियाई, और फिम्ब्रियाई कहाँ पे प्रेजेंट थी? इस्थमस। ठीक है, इस्थमस के पास ही प्रेजेंट थी। अब बेसिकली क्या हो रहा है? इस्थमस ने इनफंडिबुलम के पास थी। ठीक है, इस्थमस कहाँ थी? यूटेराइन वॉल के पास अटैच थी। वहाँ पे पहुँचेगा ओवा और स्पर्म। ओवा तो पहले से ही वहाँ पे है, स्पर्म उससे क्या होगा? फ्यूज होगा, और फ्यूज होकर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आई चीज़ें? फैलोपियन ट्यूब के पास क्या हमारा पहले से प्रेजेंट होगा? ओवा। अब वहाँ पे पहुँचेगा कौन? इस्थमस। फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन के पास। ठीक, इतनी चीज़ें हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब स्पर्म कंटैक्ट विथ जूना पेल्यूसिडा, ओवा की तरफ एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं जूना पेल्यूसिडा। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली इसके बारे में बात किया कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक, ओवा एंड इंड्यूसेस चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक ओवा को एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है, एक से ज़्यादा फ्यूज नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन है, आपने कभी सोचा ट्विंस कैसे बनते हैं? जो बच्चे ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे, वो कैसे होते हैं? तो बेसिकली उनके 2 केसेस होते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक नॉन आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब जिनकी बॉडी में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होगा। होता क्या है इनसे? बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि कभी कभी जो ओवा ने स्पर्म को फ्यूज़ किया, अब वो सेल डिवाइड होगी, तो वो सेल बाय चांस, बाय हार्मोनल के वजह से, चेंजेस की वजह से वो क्या होता है? डिवाइड करते टाइम अलग अलग हो जाती हैं। एक अपना अलग डिवीज़न क्रिएट करती है, एक अपना अलग डिवीज़न क्रिएट करती है। इनकी खासियत क्या है कि इनकी बॉडी में अगर वो आइडेंटिकल हैं तो या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि एक मेल एक फीमेल, ऐसा केस नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्म भी एक था, ओवा भी एक था, तो पॉसिबल ही नहीं था कि क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो पाए। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल कैसे होते हैं? 2 ओवा, कभी लेफ्ट और राइट, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के लेफ्ट और राइट होता है ओवरी। वहाँ पे क्या होता है? कभी कभी हॉर्मोन्स की वजह से 2 ओवल्यूशन साथ में हो जाता है, 2 ओवा साथ साथ सिक्रीट हो जाते हैं। तो उनको सिक्रीट जब हो गया तो स्पर्म कितने फ्यूज़ करेंगे? 2 स्पर्म फ्यूज़ करेंगे। तो उस केसेस में जो बच्चे होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल, लेकिन उनके जो सेक्स होंगे या तो मेल भी हो सकते हैं या तो फीमेल भी हो सकते हैं, या तो एक मेल एक फीमेल होता है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सिक्रीट सम एंजाइम। पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कि स्पर्म के पास क्या होता है? हेड रीजन में एक्रोसोम होते हैं, उनमें कुछ एंजाइम होता है। वो क्या करता है? जैसे ही ओवा मान लो है ये, इनके पास एक लेयर होती है जूना पेल्यूसिडा की। इस लेयर से जैसे ही स्पर्म टकराएंगे, रेस होती रहती है उनके बीच, जो सबसे पहले ओवा से टकराएगा वो जीत जाएगा। पहले स्पर्म ने तुरंत से, ठीक है, रैपिड तो इनका फास्ट मूविंग होता ही है, जैसे ही टकराया इसके एक्रोसोम क्या होंगे? इस जूना पेल्यूसिडा से रिएक्ट करेंगे, सारे के सारे एंजाइम जो स्पर्म के होंगे वो कहाँ पहुँचा देंगे? जूना पेल्यूसिडा की लेयर के पास, और वो क्या करेगा? फटाक से कवरिंग कर लेगा ताकि फर्दर कोई भी स्पर्म उनको आके डिस्टर्ब
ना कर सके, ठीक। विच हेल्प इन द पेनिट्रेशन इनटू द ओवम, साइटोप्लाज्म थ्रू ज़ोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहानी थी फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही एंट्री ऑफ स्पर्म हुआ कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक। क्या होगा, सेकेंड oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंड मियोटिक डिवीजन गिव राइज टू द सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम, और न्यूक्लियस ऑफ ओवम प्लस स्पर्म क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट पहले बनता है या एम्ब्रियो, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन अगर होगी तो याद रख लो, पहले क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद जो बनेगा वो बनेगा एम्ब्रियो। सेक्स ऑफ द बेबी, अब बेबी का जो सेक्स है वो इसी टाइम पे क्या पड़ता है, डिटरमाइन हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्यूजन तो हो गया। अब या तो जो स्पर्म में होगा वो एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा या वाई क्रोमोसोम लेके आएगा। ओवा के अंदर तो हमेशा से ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो अगर स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम है तो एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई क्या बनाता है, मेल को। और अगर स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम हुआ तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स, यानी फीमेल बेबी होगी। ये बेसिकली डायग्राम की हेल्प से आप समझो। इस डायग्राम में क्या है, ये ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, ठीक है। कई सारे स्पर्म इसमें दिख रहे हैं। जैसे स्पर्म क्या करेगा, अंदर की तरफ एंट्री मारा, ठीक है, ये सबसे अंदर आया, इसने क्या किया, तुरंत ही ज़ोना पेलुसिडा के अंदर अपना एक्रोसोम डाल दिया, और क्या होगा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, यानी ज़ोना पेलुसिडा क्या कर देगा, अब कोई भी स्पर्म को अपने अंदर आने से पहले बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर देगा, ठीक है। होगा क्या कि कोई अदर स्पर्म इनके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा कि मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होने वाले हैं लेकिन सेल के नंबर बढ़ने वाले हैं। होगा क्या इसमें, द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, जाइगोट क्या करेगा, मूव थ्रू द स्टिमस टुवर्ड द यूट्रस कॉल्ड क्लीवेज, ठीक है। डिवीजन करते करते यूट्रस की तरफ बढ़ेगा। अब क्या होगा, आफ्टर 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। अब मान लो ये जाइगोट बन गया, ये क्या करेगा, 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, ठीक है, ये टूटता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा। उस चीज़ को क्या हम बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ब्लास्टोमियर क्या है, जाइगोट जैसे ही 2, 4, 8, 16 के फॉर्म में टूटता जाएगा उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब जो एम्ब्रियो है 8 से 16 ब्लास्टोमेयर में क्या बनाता है, मॉरुला। ब्लास्टोमेयर बन रहा है, ठीक है, 2, 4, 8, 16 सो ऑन। लेकिन जैसे ही 8 के बाद की साइकिल आएगी उसको हम क्या कहने लगेंगे, मॉरुला, ठीक। अब क्या होगा, मॉरुलर कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। पहले बना ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर के बाद मॉरुला, और मॉरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना ये कहाँ जाएगा, यूटेराइन वॉल के पास अटैच होगा, लेकिन उससे पहले ये अपने अंदर 2 तरह के लेयर बनाएगा। मान लो ये बना क्या, ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या बनेगा, एक जो बनेगा ट्रोफोब्लास्ट सेल और एक बनेगा इनर मास सेल। ट्रोफो का मतलब, इनर मास का मतलब अंदर की तरफ, तो ये क्या था, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर की तरफ जो सेल दिख रहे हैं ये हैं इनर सेल मास, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट ने क्या किया, खुद को 2 सेल में चेंज किया, एक ट्रोफोब्लास्ट एक इनर सेल मास। इस इनर सेल मास की क्या खासियत है कि यही इक्टोडर्म, मेसोडर्म और
एंडोडर्म में खुद को कन्वर्ट करके डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। द ब्लास्टोसिस्ट इन द आर अरेंज इनटू 2 layers. Outer one is trophoblast and inner group of cell is called inner cell mass. इतनी चीज समझ में आई। 2, 4, 6, 18 तक की डिवीजन को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। 8 से 16 डिवीजन को हम क्या कहेंगे? मोरुला। और मोरुला के बाद जो डिवीजन होगा उसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके इम्प्लांट करेगा? यूटेराइन वॉल के पास। ये है बेसिकली स्ट्रक्चर। स्पर्म ने ओवम को फ्यूज किया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 4 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल। और क्या बनेगा? ये 16 सेल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? यहाँ तक तो ब्लास्टोमियर। इसके बाद क्या कहलाएगा? मोरुला। ठीक है, मोरुला के बाद क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। आप देख पा रहे हो ये क्या है? पेरीफेरी पे ट्रोफोब्लास्ट सेल और अंदर की तरफ क्या है? इनर सेल मास। और फाइनली बन जाएगा क्या? एम्ब्रियो। द ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर इन गेट अटैच टू द, उसका फंक्शन क्या था? जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है यही जो होगी इंडोमेट्रियम वॉल पे जाके अटैच होगी। और जो इनर सेल मास था वो क्या करेगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। Endometrium and inner cell mass get differentiated at the embryo. The attachment of blastocyst to the uterine endometrium is called as implantation. पहले भी हमने बात की है, implantation मतलब attachment of embryo to the uterine wall या endometrium wall. ये जो फिगर है ये तो हमारी एनसीईआरटी का भी फिगर है, देखा भी हो आपने। वही चीज़ है, फ्यूज़न हुआ, ब्लास्टोमियर, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट और फाइनली क्या होगा? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये सारे स्टेप वाइज हमें पढ़ना है, एक भी स्टेप मिस हुआ नंबर कट जाएंगे। जिसका पहले फॉर्मेशन होगा उसको पहले रखना है, जिसका बाद में फॉर्मेशन होगा उसको बाद में रखना है। स्टेप इधर उधर हुआ तो क्या होगा? एग्जामिनर का क्या होगा? कंसंट्रेशन बिगड़ेगा कि बच्चे कुछ आता है नहीं, वो फालतू में बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसलिए सारे स्टेप को अच्छे से याद रखना है। ब्लास्टोमियर, देन मोरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर बनेंगी, एक ट्रोफोब्लास्ट जो पेरिफेरी में होंगी और अंदर की तरफ होंगे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है कि यही जो होगी यूटेराइन वॉल पे जाके अटैच होगी। और इनर सेल मास का फंक्शन क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट होगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। लेकिन ये चैप्टर नियर अबाउट छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से एक क्लास और लेगा। और साथ में नेक्स्ट क्लास हमारी इम्पॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट में हम बेसिकली उसमें हमारे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड वे में आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही क्या करेंगे? लैक्टेशन में, पार्चुराइजेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी में कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, किसका क्या फंक्शन है, कब इनिशिएट होते हैं और क्या डिस्टर्ब करते हैं बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिश करेंगे एक ही क्लास में कवर अप करने की। बाकी अगर आपको छोटी सी भी कोई मिस्टेक आती है तो आप कमेंट करके बताना, पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।